अभी एक चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिकंसिलेशन, कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझना है बात क्या है। बचपन में जब हम लोग क्लास 11 में थे तो एक चैप्टर पढ़े थे, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेट। यहाँ पे भी वही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। वहां पे क्या करते थे, कैश बुक और पासबुक में हम लोग रिकंसाइल करते थे। यहाँ पे अपना कॉस्ट और अपना अकाउंट्स का क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। समझना है बात। देखो, अकाउंट जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। अकाउंट कितने तरीके का होता है? दो। एक होता है कॉस्ट अकाउंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, और दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट। देखो, दोनों का सरनेम सेम है। बस खाली बस फर्स्ट टाइम जो है ना वो कॉस्ट है, यहाँ पे फाइनेंशियल है। जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बचपन से क्लास 11 से पढ़े हैं वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉस्ट अकाउंट। तुमको याद होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से अल्टीमेट आंसर आता था प्रॉफिट, याद है? आता था प्रॉफिट। सेल से हम लोग कॉस्ट को माइनस करते थे। और उसके बाद फाइनेंशियल में हम लोग पीएल अकाउंट पढ़े थे, हम लोग फाइनल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में भी नेट प्रॉफिट आता था। एक ही बिजनेस का दो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एक ही बिजनेस ना, उसका दो अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग प्रॉफिट कैसे बता सकता है? समझे क्या बात? तो ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत को कैसे ठीक करेंगे, समझना है बात। एक्चुअली क्या है, चैप्टर बना क्यों है, समझना है बात। जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और बहुत सारा ऐसा चीज है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे तुमको समझते हैं बात। पहले तुमको ऑब्जेक्टिव को समझते हैं बात कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए बनाया गया है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए बनाया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए बनाया गया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए बनाया गया, देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट निकाले है ना, अरे यार, तो हम क्या थे, हम बता रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर है, देखने में। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं अपना इंटरनल कंट्रोल के लिए। इंटरनल का मतलब वो है कि अपने बिजनेस के अंदर का कंट्रोल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए, मतलब एक्सटर्नल डिस्क्लोजर के लिए। दूसरे को पता चले कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? इंटरनल कंट्रोल, थ्योरी भी पूछते हैं हाँ। और इसका क्या है? एक्सटर्नल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब बताना। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट का मतलब दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट में कॉस्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो खर्चा का मतलब दो चीज होता है। एक तो नॉर्मल खर्चा जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो तो होता ही है। इसके अलावा एक अलग खर्चा भी होता है, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बता। तो इंटरनल कंट्रोल समझ गया है। क्या बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था। समझना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट और कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक कॉस्ट की तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जांपल समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो एक्चुअल में तो कॉस्ट नहीं है, बट हम लोग कोई चीज, कोई दो ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन लेने से दूसरा ऑप्शन जो हम लोग फॉरगो कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल, तुम लोग अभी 1 घंटा मेरे से पढ़ रहा है, इस 1 घंटा में तुम लोग और क्या क्या कर सकता था, वो जो तुम सेक्रीफाइस किया है, जो सेक्रीफाइस का जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, दूसरा एक से अच्छा तरीका बताया। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपया है, तो इस 1,000 रुपए का तुम आइसक्रीम खा सकता है, 1,000 रुपए का कुछ और कर सकता है, कोई डिस्को जा सकता है 1,000। तो तुम यदि आइसक्रीम खा रहा है 1,000 रुपए का, तो फिर वो जो तुम छोड़ा ना, वो जो कॉस्ट था, वो जो बेनिफिट्स में तुमको मिलता है, वो बेनिफिट्स को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्टिंग में अपने को वो भी कंसीडर करते हैं। तो कॉस्टिंग में क्या आता है, कॉस्टिंग कंसीडर व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर करता है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, और क्या क्या अंतर हो सकता है दोनों में? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल के लिए बना रहे हैं और ये एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए बना रहे हैं, ये दोनों में अंतर एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, दूसरा बहुत सारा ऐसा कॉस्ट है जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल कॉस्ट। अभी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, समझना है। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब हुआ कि मान लो कोई बिजनेस है, वो बिजनेस पैसा कमाया,
पैसा कमाने के बाद कुछ पैसा बैंक में रखा और बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक से इंटरेस्ट कमाना उसका मेन मकसद है क्या? उस बिजनेस का मेन मकसद इंटरेस्ट कमाना है? नहीं, सेल है। तो सेल लिखते हैं हम लोग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है सेल लिखे, बट आप जो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं ना, अदर इनकम जिसको बोलते हैं, वो इनकम आप यहाँ पे नहीं लिखे। मतलब यहाँ पे रेंट रिसीव लिखते हैं ना हम लोग, याद करो पीएल का क्रेडिट लिखते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस तरीके का बहुत सारा चीज, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंटरनल के लिए किया जाता है, तो याद रखना इसमें जो भी हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे किया जाता है। एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट लिखते हैं ना, ओवरहेड, जो भी हम लोगों का ओवरहेड लिखा जाता है, ओवरहेड समझता है, पढ़ाए थे हम। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे किया जाता है। अब एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब हुआ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको पता है होने के पहले की रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ खर्चा होने के पहले। जैसे मान ले घर पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा। देख, इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। वो जो कॉस्ट शीट बनाते हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे है। अब एक्चुअल जब खर्चा हो जाएगा, जब उसके बाद पीएल अकाउंट बनेगा तो फाइनेंशियल होगा। तो ये होगा एक्चुअल बेसिस पे, और वो क्या होता है? एस्टिमेटेड बेसिस पे। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रॉफिट में डिफरेंसेस आएगा, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं ले रहा है। ये बहुत सारा फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसीडर कर रहा है, बट यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पे है, ये एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा स्टॉक का वैल्यूएशन। फाइनल अकाउंट में हम लोग स्टॉक का जब वैल्यूएशन सीखे थे, तो उसमें हम लोग सीखे थे फाइनल अकाउंट में, मान लो स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दो ठो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी। तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको? विच एवर इज लोअर। पढ़े थे तो। ये मतलब यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड जो करते हैं हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूड एट लोअर ऑफ किसका? कॉस्ट और एनआरवी। ये दोनों में जो लोअर होता है वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है इसको किस में रिकॉर्ड कीजिए? कॉस्ट में रिकॉर्ड कीजिए। एनआरवी को लीजिए ही मत। एग्जांपल देते हैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल। मान लो मेरे पास कोई एक अभी नया सिलेबस आ गया। तुम लोगों का कोई बुक है, जो बुक का वैल्यू है, मान लो हम 20 बुक मंगा लिए, जिसका वैल्यू है मान लो अभी 50,000 का। आज मंगाए, कल पता चला सीयू सिलेबस चेंज कर दिया। बुक कोई काम का? ये 50 रुपए मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है तो, है ना? एनआरबी क्या है इसका? नील। कोई नहीं पूछेगा उसको। मान लो सब्जेक्ट को हटा दिया गया, कोई नहीं पूछेगा। बट फिर भी उसका एनआरबी होगा। कबाड़ी वाला के पास जाएंगे तो वो कहीं ना कुछ वैल्यू निकाल के बता देगा। बोलेगा भैया 50,000 का चीज आपको हम 1,000 पर लगा देंगे। ठीक है। फाइनल अकाउंट क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल रहा है भैया आप इसको कैसे रिकॉर्ड कीजिए? विच एज लोअर, मतलब 1,000 रुपया रिकॉर्ड कीजिए। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? 1,000 रुपया। मेरा कोई स्टाफ है, हमको देख लिया कि हाँ सर लिखे हैं बुक 1,000 रुपया, बट 50,000 का बुक। वो क्या कर रहा है? उसी बुक के ऊपर बैठ के खाना वाना खा रहा है, सब चीज कर रहा है। उसको उसके उसके हिसाब से वैल्यू क्या हो गया उसका? 1,000 रुपया है। सोच रहा है क्या है इसके, कुछ वैल्यू नहीं है। बट अपने को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग अभी भी इसके लिए उसका क्या वैल्यू है? 50,000 ही वैल्यू है। वो हमको पता है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल है। ये हमको पता है कि इसका वैल्यू 50,000 रुपया है, बट बाहर वाले को बताने के लिए इसका वैल्यू कितना है? 1,000 रुपया। बट ये 50,000 का जो वैल्यू है, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में 1,000 ही लिखेंगे कि 50 लिखेंगे? 50 लिखेंगे। भले वो लॉस की तरह रिकॉग्नाइज होगा, वो अलग बात है। उस कागज को किसी और तरीके से यूज कर लेंगे। अभी अभी ठोंगा का कोई फैक्ट्री खोल देंगे, बैठा देंगे 10 औरत को, बोलेंगे बता उसको, बना उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ तरीके से हम लोग उसको रिकवर करने का कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है। तो ये सब जो डिफरेंसेस नजर आ रहा है, जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन में, ये एनआरबी और स्टॉक, एनआरबी और कॉस्ट, और यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट। तो ये सब जो बेसिक डिफरेंसेस आया ना दोनों में, यही एक मेन मेजर प्रॉब्लम है वो किसके लिए? प्रॉफिट में डिफरेंसेस आने का। हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं कि इस प्रॉफिट के डिफरेंसेस को कम कैसे करें। याद करो, बैलेंस शीट बोले बीआरएस में हम लोग कैश बुक से सम स्टार्ट करते थे, तो आंसर क्या आता था? पासबुक। पासबुक से सम स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या आता था? कैश बुक। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, हाँ, क्लास 11। तो कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस करके हम लोग क्या करते थे? पासबुक का आंसर निकाल देते। वैसे ही पासबुक में प्लस माइनस करके क्या निकाल देते? कैश बुक का आंसर निकाल देते। यही करते थे ना। और थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से हम
जिसे पढ़ाए थे, मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस क्या था? जैसे मान लो कैशबुक से सम स्टार्ट हुआ, तो थॉट प्रोसेस किसके बारे में सोचेंगे? पासबुक के बारे में सोचेंगे। वैसे ही पासबुक से सम स्टार्ट हुआ तो किसके बारे में सोचेंगे? कैशबुक के बारे में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते रहे। अब यहाँ पे जो रिकंसिलिएशन करने वाले हैं वो किसके किसके बीच में करने वाले हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सम्स तुम यदि यहां से स्टार्ट करेगा तो तुमको जाना कहां पे है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो हम लोग जब घर से निकलते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा मंजिल है, तो सोचते किसके बारे में? घर के बारे में कि मंजिल के बारे में? तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो जो भी थॉट प्रोसेस होगा कॉस्ट अकाउंटिंग से, हम लोग जब सम स्टार्ट कर रहे हैं और पहुंचने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम लोग सोचेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। वैसे ही मान लो हम लोग, ये मेरा घर हो गया और यहां से निकल रहे हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में सोचना है अपने को? समझ गए क्या थॉट प्रोसेस? ठीक है, पहले यहां तक उतारते ही वाला, पूरा ही उतार लो, छोड़ो। उतारो। चलिए आइए, हाँ, ये नहीं उतारना, बुक नहीं उतारना। चलो आओ। चलो, तुमको थॉट प्रोसेस समझ में आ गया किसके बारे में सोचना है? अब खाली कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, मेरे को खाली बस आंसर बताना क्या क्या करें। बोर्ड पे ध्यान दे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम्हारा बन जाएगा ये। ये है मेरा कॉस्ट शीट। हालांकि कॉस्ट शीट टी फॉर्मेट में नहीं होता है, बट हम तुमको समझाने के लिए वैसे कर रहे हैं। ये है मेरा फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट शीट में यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा होगा, यहाँ पे बहुत सारा इनकम होगा, है तो। मान लो 10,000 रुपए का इनकम है, एक्सपेंसेस है 1,000 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना आएगा दोस्त? 9,000 रुपया। 10,000 रुपया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,500। प्रॉफिट कितना आएगा दोस्त? 8,500 रुपया। क्या डिफरेंसेस आ गया? 500 का डिफरेंसेस आ गया। क्या हम लोगों को रिकंसिलिएशन का दरकार है? आंसर इज यस, दरकार है। दरकार है, ठीक है। रिकंसिलिएशन मान लो हम कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना रुपया होगा ये? 9,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ करना है कि आंसर क्या हो जाए? 8.5 हो जाए, क्योंकि हम लोगों को 9 से स्टार्ट करके लेके जाना कहाँ पे? 8.5। देख के तो तुम लोग बता ही पाएगा क्या करेंगे। लेस कर दे, एक्सपेंसेस 500 रुपया। बट यहाँ पे तुमको दोनों अकाउंट दिख रहा है, इसे तुम बता पाएगा 500 रुपये लेस। ये 500 रुपये लेस के पीछे लॉजिक क्या था, तो बताते हैं। लॉजिक ये था कि आप फाइनल अकाउंटिंग में 1,500 खर्चा लिखे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में 1,000 रुपया खर्चा लिखे। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 500 रुपया ज्यादा लिखे, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में 500 रुपया कम लिखे। ठीक है, कम लिखे। अच्छा, खर्चा जितना ज्यादा होता है उतना प्रॉफिट कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है ना। खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा दोस्त। खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे 1,500 खर्चा लिखे, इसको बोलते हैं 1,000। इसको बोलते हैं क्या पता है? ये जो हम लोग काम किए हैं खर्चा कम लिखना, इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बताओ? अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब हम लोग अंडर कम लिखे हैं। जब खर्चा हम लोग कम लिख रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, 500 रुपया और डालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? किसके बारे में सोच रहे हो तुम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1,500 लिखा है, यहाँ पे 1,000 लिखा है, मतलब इससे यहाँ पे 500 रुपया कम लिखा है ना। यदि और लिखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगा? कम कम होगा ना। ये 9,000 की जगह पे 8,500 होगा ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से सोचेगा तो क्या करेंगे? 500 रुपया लेस करेंगे। बस यही बताना चाह रहे हैं, समझे? जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, एक चार्ट लिखाएंगे बस, उससे 5 रुपये कवर हो जाएगा। तुम लोग बोले कहाँ पढ़ाया, मगर हमको पता है वो बहुत गंदा पढ़ा है। ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट यदि तुमको समझ में आया तो ही तुम कर पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, ये पॉइंट को समझा क्यों 500 रुपया लेस किए? ये मत देखना कि सर यहाँ पे 8.5 था, यहाँ पे 9 था इसलिए लेस किए।
ये 8.5 तुमको सच में थोड़ी दिया रहेगा। ठीक है, ये सोचो कि 500 रुपये लेस क्यों किए। हम लोगों को जहां पहुंचना है वहां पे 500 रुपये ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस में। राइट, इसको ठीक करने के लिए तो इसको भी माइनस करेंगे तब तो ठीक होगा, वही हम बोलना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, बता दो मेरे को। कॉस्ट अकाउंटिंग का सम स्टार्ट करेंगे तो सम स्टार्ट कहां से होगा, 8,800 से। आंसर क्या आना चाहिए, 9,000। ये मत देख के बोल कि यहाँ पे 9,000 चाहिए इसलिए ऐड कर देते हैं। ये ऐड 200 रुपये क्यों हुआ, खर्चा अब की बार ओवर एब्जॉर्प्शन। अब की बार जो किए हम लोग क्या किए, ज्यादा कर दिया, खर्चा ज्यादा कर दिया है। उसको ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक करने के लिए ऐड क्यों कर रहे हैं देखना है बार। ये जो 8,800 रुपये आया है, ये लेस करके आया है 1,200 रुपये, तो ठीक करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐड किए। ये 9,000 रुपये जो आया था ये 1,000 रुपये लेस करके आया था, बट इसमें 1,500 होना चाहिए था, तो और 500 रुपया लेस करेंगे तब तो बराबर होगा, इसीलिए। समझा क्या, इसको क्या बोलते हैं बता तो। इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, ओवर। समझा क्या। तुमको पता होगा ट्रेड साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, रिकन्सिलेशन करें। कॉस्ट पैसे से हम स्टार्ट होगा, कितना होगा, 7,000 रुपया। आंसर क्या आना चाहिए, 8,000 आना चाहिए। ऐड करे कि लेस करे, ऐड क्यों करे ऐड, देखो ये इनकम साइड है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, इनकम साइड है ना। इनकम होना चाहिए था 10, तुम इनकम लिखा है कम, 9 लिखा है। तो और इनकम को, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐड। इसको क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या किया हम लोग, अंडर वैल्यूड किया ना। सिनेरियो यदि चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। अब थोड़ा फास्ट चल रहा है, यहाँ पे यदि हम कर दे 11 और यहाँ पे कर दे 10, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 10 की जगह पे 11 लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसे क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट होगा और ऐड करेंगे लेस करेंगे। सोच, इनकम 11 लिख दिए हैं बट लिखना चाहिए था 10। ठीक कैसे करेंगे, लेस करना पड़ेगा, क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। समझा क्या, बस। क्या हम लोग अब डायरेक्टली सम्स कर सकते हैं, हाँ सम्स बनेगा भी। तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देखना है। 2015 पास, पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, उसका तुम लोग खुद से करना है, एक बार ट्राई करना। उसका देख लास्ट में एक बार चार्ट लिखाएंगे, चार्ट से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अपना कॉस्ट बुक के हिसाब से नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,80,000, मतलब सम स्टार्ट होगा सीपी से और खत्म कहां पे होगा, एफ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला दिया हुआ देखो, डेप्रिसिएशन सोन एक्सेस इन कॉस्ट बुक, ओवर, ओवर एडजप्शन बोल सकते हैं इसको। डेप्रिसिएशन हम लोग 4,000 रुपये ज्यादा लिखते हैं कहां पे, कॉस्ट में। ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे दोस्त, ठीक कैसे करेंगे। यहाँ पे दिख रहा था तुम लोग ऐड बोल दिया, अब वहां पे नहीं दिख रहा था तुम लोग लेस बोलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बात को समझ।
खर्चा है ना दोस्त, खर्चा है तो ये खर्चा हम लोग ज्यादा लिख दिए हैं, ज्यादा लिख दिया मतलब नेट प्रॉफिट को ज्यादा घटा दिए, ज्यादा घटा दिए हैं। ठीक कैसे करेंगे? और ऐसे भी तुमको बताते हैं खर्चे को ठीक करने के लिए ऐड करेंगे, इनकम को ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ऐड कर दे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तुमको बताया था अभी फाइनेंशियल टाइप का जो भी खर्चा होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बट ये रिकॉर्डिंग करता है। हम पहुंच कहाँ रहे हैं? ये रिकॉर्डिंग करेगा मतलब इसमें जोड़े की घटाए, जोड़े की घटाए, जोड़ेंगे ना भाई। इनकम है, ये इनकम यहाँ पे नहीं लिखा होगा ये 2,80,000 में, बट ये इनकम है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा। टेंशन मतलब बाद में एक चार्ट लिखाएंगे, वो रट्टा मार के चल जाना है, फिर लेके चल जाना, उसी में से आएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होता है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो एक नॉन रिकरिंग इन नेचर है, कॉस्ट अकाउंटिंग लेता नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोविजन क्यों लेगा भाई? कहीं प्रोविजन लिखा था कहीं भी पूरे कॉस्ट कॉस्ट शीट पे? मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेस कहीं ना कहीं किसका खर्चा है? फाइनेंशियल का खर्चा है। हम लोग क्या करेंगे? क्या बोल रहा तुम लोग? ठीक करने के लिए ऐड करते हैं ना। इनकम रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर फीस, ये भी अगेन नॉन रिकरिंग इन नेचर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी प्रॉफिट है, इनकम है, बट इसका प्रॉफिट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, मतलब कम लिखा है, कितना रुपया? 6,000 रुपये। क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड मतलब खर्चा है, खर्चा को 6,000 रुपये कॉस्ट अकाउंटिंग कम लिखा है। अंडर अंडर अंडर, इसको क्या करेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर रिकवरी, फिर से, बट कहां पे? मतलब यहां पे ओवर होगा, क्या करेंगे? बस हो गया, खत्म, सम्स खत्म। प्रेजेंटेशन कैसा होगा? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, एड वाला पार्ट, फिर कुछ पार्ट छोड़ के फिर लेस वाला पार्ट, लेस करके क्या करेंगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, बस हो गया। कंप्लीट करो सम्स। डिवाइस कैंसिल लिख लेना, 2,02,300। हाँ, रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट 2,300, 2,02,300 इज द आंसर। हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो आओ, ये सम्स कर लो थोड़ा, अपने से करो एक बार। इसका आंसर बता रहे, रुक जाओ। इसका आंसर है 1,86,000। करो खुद से एक बार। क्या क्या? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर ये कॉस्ट जो तुमको सम्स में दिया रहेगा यार। नेट प्रॉफिट ले तो नेट प्रॉफिट लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करो, इसका आंसर होगा 1,86,000। चलो आओ, चार्ट रेडी कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग, जिससे नहीं बन रहा बनेगा। देखना है बार, बस बस रुक जा, सबको यहाँ पे ध्यान दे। नेट प्रॉफिट एज पर क्या? कॉस्ट। इससे हम लोग कुछ ऐड करेंगे और क्या करेंगे? बहुत सारा चीज लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। देखना तो एक बार थोड़ा। सबसे पहला चीज जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में पढ़े थे, ओवर
एब्जॉर्ब एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, क्या किए थे? ऐड किए थे ना ऐड। तो अंडर क्या होगा? अच्छा, तुमको पता है पीएल के डेबिट साइड में, मतलब ट्रेडिंग पीएल मान लो एक ही है, तो पीएल के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक भी खर्चा है, तो उसके भी ऐसे ले सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आ गया भाई? अच्छा, तुमको पता है पीएल के क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम। ओपनिंग का ठीक उल्टा होगा। कहा गजब पढ़ा रहा, देख रहा है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी उधर जो पढ़े थे ना, वो कहा बक रहा था उधर, देख ऐड करो लेस करो, देख कितना अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, ये समझा ये बात, ये तीनों चीज क्लियर हुआ। तुमको एक याद करना, तीनों याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद कुछ ऐसा खर्चा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है यहाँ पे नहीं होता, वो कहीं ना कहीं क्या है बता दो? अंडर है के ऊपर? कुछ ऐसा खर्चा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, फिर से कॉन्सेप्चुअली बता दिया गया है। बोलिए, हम तुमको बता रहे हैं कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, वो क्या कर देना? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उल्टा क्या होगा दोस्त? बस, अब क्या, पूरा पास्ट पेपर्स कवर्ड। अब तुम सम्स करेगा तो बनेगा, तुम खाली सम्स में खाली लिंक करना हमको इस चार्ट से, देख कैसे बनेगा, देखिए। अब देखो तो समझ में आ रहा है क्या? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद वर्क ओवरहेड खर्चा है, तो खर्चा ओवर है। धड़ल्ले से बोल रहा था ऐड, पहले सोचना पड़ा था, अभी कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खर्चा है ना, अंडर है, क्या करेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। बैड डे फाइनेंशियल है ना, क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल है। गजब, 1,86,000। पहले चार्ट उतारो। ये चार्ट यदि तुम लोग खुद से बनाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। खाली ओवर तुम लोग लिखेगा, ओवर के बाद तुम अपने से बना लो, ठीक रहेगा। उतार लिया तुम लोग ना ये? एक और सम्स करो ताकि कर ही लो, सिक्स सिक्स नंबर सम्स कर लो। नहीं, इसका आंसर बताया। देख चार्ट अभी भी तुमको बता दिए हैं, बट याद रखना ये चार्ट जब उल्टा सम्स होगा तो उल्टा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करें तो उल्टा कर, इसीलिए लॉजिक, लॉजिक हमेशा काम करता है, चार्ट नहीं। चलो ठीक है, मेरे को बता दो तो चलिए जी। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है। वर्क्स ओवर इट खर्चा है, अंडर रिकवर्ड, अंडर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्जेस वेयर ओवर खर्चा है, ओवर रिकॉर्डेड कर दिया, क्या करेंगे? रेंट रिसीव ड्यूरिंग देयर इनकम है, फाइनेंशियल इनकम, क्या करेंगे? क्या? ऐड। बैड डेट रिटर्न ऑफ खर्चा है फाइनेंशियल वाला, माइनस। प्रोविजंस फाइनेंशियल वाला खर्चा, क्या करेंगे? माइनस। स्टोरेज एडजस्टमेंट क्रेडिट टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्रेडिट टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या करेंगे? आंसर आ गया ये 64625। किसका इसका आ गया आंसर?
ऑलमोस्ट सभी का आ ही गया होगा। और ताली मार होगा। इधर से पढ़ा है। ताली मार। अब ठीक। बस इसका ना कुछ सम्स करना तुम लोग। देखो तरीका होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क ले लो। 3 1 5 बन जाएगा। और 7 भी बन जाएगा, बस थोड़ा तरीका अलग है समझ देने का, प्रेजेंटेशन का, उसको समझा देंगे तब बनेगा। ठीक है। जाओ बाय।